नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन काफ़ी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बढ़ गई। दो गुटों में ज़बरदस्त तरीके से हिंसा हुई, तनाव हुआ, जिसका खामियाजा आम जनता, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी हम लोग मौजूद हैं सोगरा कॉलेज के पास। सोगरा कॉलेज की लाइब्रेरी, यहाँ की कई कमरों को भी जला दिया गया। यहाँ पे कई तरह के पेट्रोल बम मारे गए, जिसके वजह से इस कैंपस को, इस कॉलेज को काफ़ी नुकसान पहुँचा। लेकिन यहाँ पे नुकसान सिर्फ सोगरा कॉलेज को नहीं पहुँचा है, बल्कि यहाँ पे नुकसान बिहार शरीफ की आम जनता, जो हर रोज़ कमा के अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी, उसका नुकसान पहुँचा है, उस परिवार को नुकसान पहुँचा है। मस्जिद के पास नसीम और नरेश दोनों की दुकानों को जला दिया गया है। नरेश जो पेंटिंग का काम करते हैं और सालों से वहाँ पर अपनी दुकान चलाते हैं, उर्दू, अरबी, हिंदी सारी भाषाओं में पेंटिंग करते हैं, उनकी दुकान को दंगाइयों ने पहले लूटा और उसके बाद उसे जला दिया। कई दुकानों को लूटा गया, उसके बाद जलाया गया। गैराज में पड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके पार्ट्स चुराए गए, फिर उस गैराज को आग के हवाले कर दिया गया। गुलशन कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। यकीनन ये परिवार अभी बहुत ज़्यादा सदमे में है। जब डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने उनसे बातचीत की तो कमोबेश उन्होंने हमें जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से उनके साथ सांप्रदायिक हिंसा में उनका परिवार किस तरीके से क्षति की स्थिति में पहुंच गया है। डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने कई लोगों से बातचीत की। सारे लोगों की बातचीत में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन दिखी। वो बात ये थी कि किस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही के कारण बिहार शरीफ आग में झोंक गया। यकीनन अगर पुलिस प्रशासन रामनवमी के जुलूस के दिन काफ़ी ज़्यादा तैनात रहता, मुस्तैद रहता, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ख़ास तौर से जब एक प्रोसेशन काफ़ी बड़ी संख्या में निकल रहा था, तो उस वक्त पुलिस की मुस्तैदी वहाँ पर नदारद रही। जो चश्मदीद जिन्होंने हम लोगों से बातचीत की, जो मदरसा के इमाम साहब ने हम लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरह से दंगाइयों ने पूरी की पूरी लाइब्रेरी को, मदरसा की किताबों को जला दिया। किताबों को जलाना दंगाइयों की पुरानी फितरत रही है। मध्यकालीन भारत में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों को जलाया था। आज मौजूदा वक्त में दंगाइयों ने अजीज़िया मदरसा की लाइब्रेरी को पूरा जला कर खाक कर दिया। दरअसल उन्होंने मदरसा की किताबों को या लाइब्रेरी को जलाने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने वहाँ पे पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को जलाने की कोशिश की है। अब आप सोचिए, जो गरीब घर के बच्चे वहाँ पर किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उनकी किताबें जल गई, उनके रिकॉर्ड्स जल गए, उनकी मार्कशीट्स जल गई, उनके भविष्य का क्या होगा। खैर, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने एक कीमत भी लगा ली है उन लोगों की जिनकी मौत हुई है और जो बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए हैं। जान माल की बहुत ज़बरदस्त क्षति यहाँ पे देखने को मिली है। आप इस पूरी रिपोर्ट में देखेंगे, इस पूरी रिपोर्ट में बातचीत सुनेंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं वो प्रशासन से नाराज़ हैं और इसके बावजूद, इतने बड़े दंगे होने के बावजूद अभी भी वो आपस में ये अपील कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और यहाँ पर किसी भी गुट में किसी भी तरीके की तनाव की स्थिति ना हो। आप पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए और ख़ुद समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल जब दंगा होता है तो वो किसी धर्म, किसी जात को नहीं देखता, और जब बंदूक से गोली निकलती है तो वो ये पूछ के नहीं लगती कि वो किस धर्म के व्यक्ति को लग रही है। वो हमेशा एक आम इंसान, एक गरीब इंसान के घर के व्यक्ति को ही लगती है। अजीज़िया मदरसा बिहार शरीफ में 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। दंगाइयों ने इस मदरसा को जला दिया, उसमें रखी किताबों को जलाया। दरअसल दंगाइयों ने मदरसा या उसकी किताबों को जलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसे जलाने की कोशिश की। मदरसा के अंदर कई धार्मिक ग्रंथ और इसके साथ ही उर्दू, अरबी, फ़ारसी और हिंदी सहित कई अन्य भाषाओं की भी कई किताबें मौजूद थीं। डेमोक्रेटिक चरखा की टीम इस मदरसा में दंगा होने के 3 दिन के बाद जाती है, लेकिन अभी तक उन अलमारियों से धुआं निकल रहा होता है।
आप अभी जिस लाइब्रेरी हॉल में खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि इसकी शान शौकत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस शान की ये लाइब्रेरी थी। इसमें तकरीबन 18 किताबों की अलमारियां थीं, बड़ी बड़ी अलमारियां थीं लकड़ी की, जो सागवान की लकड़ी थी, बेशकीमती लकड़ी थी। जाहिर सी बात है कि उस वक्त से अब तक वो लकड़ियां महफूज थीं, वो अलमारियां महफूज थीं, और 1910 से लेकर के अब तक वो किताबें उसमें महफूज थीं, जो बेशकीमती किताबें और नायाब किताबें थीं। वो सारी की सारी किताबें जला करके खाक कर दी गई। ये बहुत बड़ा नुकसान है, सिर्फ मदरसा अज़ीज़िया ही का नहीं बल्कि पूरे शहर बिहार शरीफ का और पूरे बिहार स्टेट का, और उसकी तलाफ़ी नामुमकिन नज़र आती है। हम लोगों ने रमज़ान को लेकर करके, रोज़े को लेकर करके यहाँ पे ड्राई फ्रूट और खजूर का स्टॉक मंगा करके इस गोदाम के अंदर रखा था। सारा खजूर जितना भी था 30 रमज़ान तक के लिए, वो सारा स्टॉक को जला दिया। इसके अंदर रॉयल इनफील्ड और एक 220 पल्सर था, इसमें फ्रूट्स रखने के लिए डीप फ्रीज़र था, इन सभी को जला करके खाक कर दिया उसने। लगभग 10 से 15 हज़ार की भीड़ यहाँ पर घुसी अचानक से, और घुस कर करके सारा तोड़ फोड़, दरवाज़ा देख सकते हैं आप, सारा मचान उचान जो भी कंस्ट्रक्शन है सब बर्बाद हो गया हम लोगों का। हम लोग कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे, और कोई भी ऐसा ये नहीं था कि यहाँ पे पुलिस हो या कोई फोर्स हो जो उसको रोक सके। बुरी तरीके से ब्रूटली आकर करके सारा डैमेज कर दिया, तोड़ फोड़ तहस नहस। अगर उनके आगे कोई इंसान, उनको आदमी कोई रोकता तो उनको भी जान से मार देते वो। बहुत तबाही, बहुत सारा नुकसान हम लोगों का है। इसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हम लोगों का ड्राई फ्रूट का नुकसान हुआ है, जो हम लोगों ने मेवा मखाना इसके लिए मंगाए हुए थे, और जो बिरयानी का सामान बेचते हैं रमज़ान में हम लोग, चावल वगैरह, वो फिर खजूर, ये सारा चीज़ देख सकते हैं आप नीचे, सब उसका मलबा जल करके राख हुआ है। अंजीर, काजू, किशमिश, ये सारा चीज़, सब चीज़ एकदम जला करके राख कर दिया। हम लोगों का बहुत क्षति है, बहुत नुकसान है। सारा पूंजी, सारा इन्वेस्टमेंट हम लोगों का जल चुका है। हम लोग बिल्कुल असहाय हो चुके हैं। हम लोगों के पास और कोई पूंजी नहीं बचा है सर। हमारी दुकान भराव मोड़ चौराहे पर है, और सभी लोगों ने, मीडिया वाले लोगों में भी फ़ोटो खींचा है, और हमारे पास भी कुछ फ़ोटोज़ है जो कि हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ही दुकानों को पर्सनली जो है मोड़ पर टारगेट करके जलाया गया। मुसलमानी की दुकानों, हमारी दुकान के जस्ट बगल में है गैर मुस्लिम की दुकानें हैं, 2-3 रेगुलर है, और वहाँ पर से रेगुलर दुकान 25-30 दुकान गैर मुस्लिम की है। उन लोगों की दुकान में एक मतलब कि एक खरोच तक नहीं आया है, ना ही उन लोगों के ऊपर कोई वार किया गया। ख़ास तौर पे जो भी स्थानीय लोग थे उन लोगों के द्वारा चिन्हित करके हम लोगों की दुकान को, गोदाम को, सारे रोज़गार को ठप करने की नीयत से, जान से मारने की नीयत से सब कुछ लोगों को खदेड़ा भी, और लोगों ने भागने में कामयाब हुए। छिटक कर भाग गए तो जान भी बची, नहीं तो जान का भी नुकसान था। ऐसा नहीं है कि दंगों में सिर्फ एक पक्ष या एक समुदाय के लोगों का नुकसान होता है। नुकसान दोनों तरफ बराबर का होता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान इंसानियत का होता है। जब डेमोक्रेटिक चरखा की टीम मस्जिद के आसपास जो दंगा प्रभावित क्षेत्र थे उनमें रिपोर्टिंग कर रही थी, तब हमारी मुलाकात नरेश नाम के एक दुकानदार से हुई। नरेश की दुकान भी मस्जिद के पास के इलाके में ही थी। वो वहाँ पर 1990 से पेंटिंग की एक दुकान चलाते थे। जब वो हमारे पास अपनी समस्या लेकर आते हैं तो वो अपनी समस्या से पहले अपने पड़ोसी दुकानदार नसीम की दुकान के बारे में बताते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी दोस्त की दुकान को लूटकर उसे जला दिया गया। जब डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने उनसे उनकी दुकान के बारे में पूछा, तब वो अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। सर, हम 2 बजे तक यहाँ रहें, प्रोसेसन देखें, और उसके बाद हम लोग बंद करके दुकान चले गए। रात में करीब 9-10 बजे कुछ लोग बोला कि सुने हैं कि आपका दुकान में आग लग गई है। तो भाई हम बोले कि अब तो हम यहाँ से 5 किलोमीटर सोसराय में हैं, तो कैसे हम वहाँ आ सकते हैं इतना भारी हंगामा में। तो वही फिर हम सुबह आए तो देखते हैं कि नज़ारा एकदम ख़त्म हो चुका है मेरी दुकान। ये दुकान आपके आय का सबसे बड़ा स्रोत थी? यही ये 3 गो बच्ची है, एक ठो लड़का, सबको भरण पोषण करते थे, और हमारा कोई अब दूसरा आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। इसी से, यहीं से कमाते थे, यहीं से खाते थे, यहीं से हम लोग रोजी रोज़गार चलाते थे। मेरा और कोई काम करने का कोई साधन नहीं है। सुबह आते थे, रात में 7 बजे 8 बजे जाते थे, काम करते थे कस्टमर का। कुछ रंग पेंट रखते थे, जो कि बाल पेंटिंग वगैरह करने के लिए मेरा कारीगर जाता था, तो
तो उसके लगे सामान रखते थे और यही सब ले करके मेरा देख लीजिए सारा चीज़ उर्दू कायदा अरबी सब लिखते थे हम लोग, लेकिन क्या किया जाए, होनी कोई टाल नहीं सकता है। ऐसा हो गया हमको कि आज 1 रुपया कमाने लायक नहीं है। हम लोगों का सारा लॉस हो चुका है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, धंधा पानी। अब ऐसे में क्या करेंगे आप ही लोग देखिए, कुछ भी यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। जो हम लोग यहाँ पे जो मटेरियल से ले करके जो सामान या जो लगाने वाला होता था कुछ भी नहीं बचा है, सब लूट ले गया है सर। हम लोग मतलब रोड पे धंधा करने वाले लोग हैं, ना तो हम लोगों के जान माल का सेफ्टी हो पाता है, ना ही हम लोग क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बिल्कुल हम लोग असहाय हो चुके हैं, हम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि करें तो करें क्या। जो पहले सामान इसमें साइकिल वकील थी, वो साइकिल वकील थे, कुछ बैटरी टोटो का था, उसको सब निकाल लिया है। कुछ तो सामान है नहीं, ना साइकिल है, जला रहता तो पहले लूट लिया गया है, उसके बाद इसको जला दिया गया है। पहले इस दुकान को लूटा गया है। सामान इसमें थे इसलिए कि सामान तो है ही नहीं है। साइकिल था, 4 गो साइकिल था इसमें, 4 गो बैटरी था पुराना टोटो का, वो कुछ ऐसा तो कुछ जला रहता तो उसमें सामान रहता ना। वो पहले सामान लूट लिया गया, उसके बाद इसको आग लगा दिया गया है। जिस वक्त आग लगाई गई है, आप जब आपको पता चला तो क्या आपने पुलिस से किसी तरह की मदद मांगी? पुलिस ने आपकी किसी तो जला हुआ था तो हम क्या मदद मांगते, जो कहते मैं सही इसी तरह में देखा गया हमने आके, तो इसमें अब मदद क्या मांगेंगे? तो पहले ही से लूटे खत्म है। अगर हम इसमें देखते कि हाँ आग लग रहा है तो बुझाने की कोशिश करते हैं, तो बुझा हुआ में तो हम आए हैं, तो क्या हम इसको। कितने की क्षति हुई, आर्थिक क्षति हुई आपके इस दुकान से? दुकान लाखों लाख 1.5 लाख का तो नुकसान हुआ ही है। ये तो बनाने ही में कम से कम इसको लग जाएगा हमको जी। और मेरा जो नुकसान किया है तो यही भी किया है, और कुछ यहाँ का भी सामान था इसमें। क्या आपकी सिर्फ एक यही दुकान है? और क्या है, वो थोड़ी। तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ी रोटी से जुड़ी हुई? यही मेरा रोजी रोटी था। अभी इस कोशिश करेंगे कि फिर इसको खड़ा करें किसी हाल से। 17 साल का एक युवक गुलशन कुमार, जिसका कसूर बस ये था कि वो रामनवमी के जुलूस के दौरान बाहर गया था। वो बाहर अपने बड़े भाई के साथ था, और जिस वक्त दंगे में पथराव और गोली चलती है, बदकिस्मती से गुलशन को वो गोली लगती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। मैं दोनों भाई गए था दवाई लाने के लिए और घर में राशन पानी, वही मैं लेकर आ रहा था। तो उसी समय जब हम लेकर आ रहे थे तो क्या हुआ कि मतलब दोनों भाई साथ में, कुछ औसत तो दिक्कत था नहीं, जिसके कारण दिमाग पे टेंशन है कि इधर जाओ चाहे उधर चलो। तो ऐसा कुछ तो था ही नहीं, तो लगेगा क्या। तो मैं दोनों भाई आपस में बातें करते रहा था। तो जब मैं मेहर पर से क्रॉस किया अपना गांव आने के लिए, तो वहाँ पे एक अस्ताद दरगाह है, ठीक है, इस तरफ से आए थे। वो अस्ताद में एक छोटा सा पुल है, ठीक है। तो मैं उसी पे दोनों भाई आ रहा था बातें करते हुए। तो मतलब कि उस साइड में मतलब पानी है, ठीक है। अब एक अलंग की तरह आरी होता है ना, वो चौड़ा सा था, और इस तरफ मस्जिद है, ठीक है, और वहीं से रास्ता गुजरा हुआ है। तो मैं वही दोनों भाई आ रहा था, तो मतलब ऐसा कुछ मतलब महसूस हुआ कि ठीक है, ऐसा कुछ महसूस है। तो हमको डर लग गया। हम बोलो भाई लगता है कि कुछ होगा, चलो भागो यहाँ से। मैंने भाई को भागने के लिए बोला, तो दोनों भाई मिलकर भागने लगे। हम थोड़ा सा आगे निकल गए, ठीक है। आगे क्या निकलेंगे, हो सकता है उसमें फायरिंग हुआ तो मेरे भाई की गोली चल गई, इसलिए मेरा भाई गिर गया। मैं ध्यान नहीं दिया, मैं भागते चला रह गया। उसके बाद जब मैं कुछ दूर आगे चला तो हमें पता चला कि मेरा भाई एक बार बोला भैया बचा ला, या भैया मुझे बचा लो, मैंने इसी तरह से बोला मैंने, लेकिन भैया का नाम आया कि भैया मुझे बचा लो। उसके बाद मैंने आगे बढ़ा। उसके बाद मैं देखा ना कि मतलब जो मस्जिद था, मस्जिद में जो खिड़की था ना, वो खिड़की से फायरिंग होना फिर शुरू हो गया। तो फायरिंग शुरू हुआ तो मैं तो मतलब क्या हल्का सा धीमा नहीं हुआ, मैंने फिर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। तो आगे कुछ दूर भाग के आए। उसके बाद मैंने एक बार से चिल्लाया कि कहाँ है गांव वाले, निकलो जल्दी बाहर जल्दी। तो मतलब गांव वाले बाहर आ गए सब। तो फायरिंग की आवाज़ सुन के कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाहर बैठे हुए थे, दौड़े हुए आ रहे थे। तो भाई पूछा क्या हुआ। तो मैं पूछा क्या हुआ। हम बोले मेरे साथ में मेरा भाई था, मेरा भाई नहीं आया। उसके बाद फिर वो सब जो साथ में थे ना, पता नहीं कौन थे, मैं ये भी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ।
तो वही बैठाएँ और झट से एक मैंने वहीं पर से कोई एक बोतल पानी लेकर आया और बोला पहले पानी पियो तुम, और बैठाएँ और उसके बाद फिर उधर गए और मेरे भाई को उठाएँ। तो मैं देखा नहीं भाई को गिरा हुआ, मतलब भाई को मेरे उठा के लेके वो लोग आए और उसके बाद फिर लेके आए। तो मैंने हमको तब मैं पूछा मेरे भाई को क्या हुआ, तो नहीं तो भाई को कुछ नहीं हुआ है, जो भाई को ठीक है, जो उसको हॉस्पिटल ले गया हूँ। तो हम बोले कौन सा हॉस्पिटल ले गया, तो कोई बोला सरवन डॉक्टर के यहाँ ले गया। तो मैं दौड़े सरवन डॉक्टर के पास गया, दौड़ते हुए मैं अकेले गया, उसमें मेरे साथ कोई नहीं था, अकेले किया। अब मोबाइल निकाला, मैं अपने छोटी बहन के यहाँ कॉल किया कि बाबू जे मेरा बहनों के निशांत कुमार नाम है, जो निशांत कहाँ है, तो इतने पर भैया हमके फ़ोन दो। तो मैं बोला कि देख बउआ के गोली लग गया है गुलशन के। तो कहा भैया हमकी कहाँ पे लगा, जो सब कह रहा है कि दिमाग में लगा है, लेकिन मैं तो अभी देखा नहीं हूँ। और उसी में बातें करते दौड़ते दौड़ते सरवन डॉक्टर के पास पहुँचा। तो वहाँ पे मैंने 5-6 लोग खड़े थे, लेकिन इस गांव के नहीं थे वो लोग थे। तो बोले कि तुम्हारा भाई को गोली लगा है, तुम्हारा भाई है, हम कि जी मेरा भाई है। तो चलो हम कहाँ चलें, तो चलो नोबल हॉस्पिटल। फिर वहाँ पर से एक लड़के ने हमको नोबल हॉस्पिटल ले गए पकड़ कर। नोबल हॉस्पिटल पहुँचाएँ तो मैंने वहाँ जो मैनेजर होते हैं उनसे विनती किया कि मुझे जाने दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए बहुत। उसके बाद फिर बोले ठीक है तुम जाओ। तो मैं सीढ़ी पर जाओ और जाके वहाँ पे गेट पे खड़े रहना, जब खोलते रहे तो वही मैं वहाँ पे गया। तो मैं डायरेक्ट गेट खोला तो देखा कि मेरा भाई बेड पर सोया हुआ है, और मतलब कुछ डॉक्टर और एक नर्स थे जो भी थी वहाँ पे, सब मेरे भाई में लगा हुआ था। उसके बाद मेरे बैठने की हिम्मत नहीं हुआ। गुलशन के बड़े भाई जब हमारी टीम से बात करते हैं तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से उसके छोटे भाई की मौत के बाद भी पुलिस प्रशासन सिर्फ उन्हें रात तक परेशान करता रहा। उसके बाद फिर वहाँ संदेश निकला तो बोले तुम्हारे भाई को पटना ले जाना पड़ेगा। फिर 2 मिनट बाद आया, फिर बोले पटना नहीं ले जाना पड़ेगा, तुम्हारा भाई को अपना सदर अस्पताल ले जाओ, सीरियस ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे तैसे करके मैं तो कुछ वहाँ पे करने लायक था नहीं। फिर उतना ही देर में मैंने अपना पापा को कॉल किया कि पापा कॉल किए, लेकिन कॉल गया था कि कहाँ है तुम। हम बोले पापा बउआ के गोली लग गया है, जो नोबल हॉस्पिटल है, नोबल हॉस्पिटल आ जाइए। तो पापा मेरी माँ दोनों गया। उसके बाद फिर मेरा फुआ का लड़का था, उसके पास भी कॉल किया तो वो सब आया। वो सब अपने फैमिली मिलकर मदद करके फिर मैं उसको सदर अस्पताल ले गया। वहाँ ले गया तो वहाँ पे जब उतारे तो गाड़ी पर से, एम्बुलेंस पे से, तो फिर वहाँ फिर बोले कि जी इसको ऐसा करो, बच्चा को इसको यहाँ से मैंने कुछ अंदर ले जाके किए हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ किए हैं। और उसके बाद फिर बोले कि ले जाओ इसको बिम्स ले जाओ। तो वहाँ बिम्स ले गए तो बिम्स में मतलब ECG चेक हुआ और क्या चेक हुआ भगवान जाने। उसके बाद बोले कि बच्चों को थी ले जाओ, ये बच्चा तो एक्सपायर कर गया है, जो इसको ले जाओ यहाँ सदर अस्पताल। तो हम बोले सदर अस्पताल ले जाएगा इसलिए, तो उसका बोले वही प्रोटोकॉल होगा क्या हुआ। उसके बाद मैं सदर अस्पताल लाया, सदर अस्पताल लाया नहीं सॉरी सदर अस्पताल सुमर सदर पर ले जाओ। तो मैंने वहाँ से जो पावापुर वो भी थाना में बबन चौधरी कोई दरोगा नाम का है, ठीक है, वो बोला कि नहीं तुमको भाई को पटना ले जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। हम कि पटना नहीं बिहार सिर्फ ले जाएंगे। तो उसी में क्या हुआ कि मतलब दोनों मतलब कि कुछ वहाँ पे बातें होता है ना, उससे वार्तालाप हुआ। तो बोला ठीक है चलो। उसके बाद लेकर आए। उसके बाद क्या किया कि चलसुआ जो है, चलसुआ पड़ता है पापड़ स्पीच का पर थोड़ी दूर में। तो चलसुआ में हमको गाड़ी रोक दिया। तो मैं बोला कि गाड़ी क्यों रोका भाई, मेरे भाई को हॉस्पिटल ले चलो, पोस्टमार्टम होगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना। तो बोला कि नहीं जब मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया, जो आएंगे बड़ा बाबू आएंगे ना, बड़ा बाबू आएंगे उसके बाद उनको ले जाएंगे। तो वहाँ पे मैं रुका। उसके बाद क्या देखा कि थोड़ी देर बोले कि इधर इस रूट में बहुत जाम है, जो गाड़ी घुरा लो। उसके बाद वो हमसे कुछ नहीं बताए बिना हमें पटना लेकर वो राजगीर होते, जो बिहार पुलिस अकाडमी है, बिहार एक पुलिस अकाडमी से होते, जब बिहार पुलिस अकाडमी मैंने क्रॉस किया तो उस समय मैंने उनसे पूछा कि मेरा भाई कि आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। तो बोला कि तुमको बिहार से फिर लेके जा रहे हैं। फिर थोड़ी दूर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी रुक गई। वहाँ पे गाड़ी रुक गई, बिल्कुल अंधेरा था और मतलब गाड़ी का आवागमन नहीं के बराबर था, ठीक है, नहीं के बराबर आवागमन। अगर जो एक गाड़ी पार हो गया होगा तो वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे गाड़ी हिसाब से नहीं पार हुआ होगा। तो मतलब वहाँ पे गाड़ी रोक दिया। तो मैंने बोला कि तो मैंने एक मेरे गाँव के लड़का है, पुलिस रिपोर्ट में काम करते हैं, सूरज कुमार, दैनिक भास्कर में है। तो मैं उनके पास कॉल किया कि काका मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, देखिए। तो बोले कहाँ तुम लेके जा रहा है। हाँ बोले मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, ये बता नहीं रहा है। तो बोले वीडियो बनाओ। और जैसे ही मैं वीडियो बनाने शुरू कर दिया तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया। कहाँ ले जा रहे हैं आप, कहाँ ले जा रहे हैं आप, बताइए अगर कहाँ ले जा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि इन दंगों में सिर्फ मस्जिद या मदरसों के आसपास के इलाके ही प्रभावित हुए हैं। सोगरा कॉलेज के पास परमीला कॉम्प्लेक्स नाम की एक बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में कई दुकानें थीं। दंगों की रात में उन दुकानों को लूट कर उसे जला दिया गया। परमीला कॉम्प्लेक्स के सारे दुकानदार बहुसंख्यक समुदाय से हैं। उनकी शिकायत भी यही है कि पुलिस ना तो उनका केस रजिस्टर कर रही है, ना ही कोई नेता या प्रशासन की तरफ से कोई उनसे मिलने तक आ रहा है। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये पूरा जल चुका है, सिर्फ राख ही यहाँ पर बाकी है। क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या मदद आपको? कोई मदद नहीं मिला, नहीं प्रशासन से मिला नहीं सरकार से मिला। अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया हम लोग का, ठीक है ना। हम लोग जब थाना में कहने के लिए गए तो हम लोग को 2 घंटा बैठा लिए कि नहीं उधर भी नहीं जाना है, उधर नहीं करना, उधर भी हंगामा हो रहा है। हम लोग कैमरा में हम लोग जो CCTV कैमरा दुकान में लगा हुए रहते हैं उसको दिखा रहे हैं, उसके बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा दुकान में आग लगा हुआ है। तो बोला कि आग लगा हुआ है तो दमकल जाएगा, ये जाएगा, सब कुछ कर देगा, आप जाइए घर। हम बोले घर कैसे चल रहे हैं, हम संपत्ति जल रहा नहीं हुआ तो हम ही जल के मर जाएंगे उसी में, हम जाएंगे, आप नहीं जाइए, लेकिन हम लोग जाएंगे। तो हम लोग देखने के लिए आए, रात में खोले ताला, देखे जला हुआ है। और जल्दी सब मिलजुल के, जो भाई बंधु जो भी और साथी सब मिलजुल के बुझाए हैं। अभी देखने का चाहिए कितना मलबा, 8 मलबा तो यहाँ से नगर निगम वाले उठा के ले गए। ये सब भी ले जा रहा था कि उसको हम मना किए कि नहीं अभी मलबा नहीं ले जाइए, मेरा अभी कुछ होने दीजिए, उसके बाद मलबा ले जाइए। अभी तक कोई भी सरकार से और कहीं से कोई हमको मदद नहीं मिला। हम जब FIR किए हैं तो FIR में भी कल बोला कि आप 2-4 जगह कटिंग कर दिए हैं, उसको बढ़िया कीजिए, जो जला हुआ नहीं लिखिए, ये नहीं लिखिए। हम कहिए जब जला है तो जला हुआ लिखेंगे, चाहे सरकार जो करे। हमको ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा बोला जा रहा है कि एक पक्ष का सपोर्ट करता है। हम लोग हिंदू हैं और इस मुस्लिम एरिया में हम हैं, और हमको इसी मैंने अथी में हमको जला दिया गया, हमको हमारा दुकान को। आप यहाँ पर मस्जिद और मदरसे के काफ़ी नज़दीक आपकी दुकान है, और आपके आसपास भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की दुकान है। बहुत प्रेम है उनसे हम लोग का, बहुत प्रेम। अरबी वगैरह इमाम साहब, मुअज्जिम साहब आते हैं, बैठते हैं, उनसे उर्दू का ड्राइंग करवाते हैं, उसके बाद लिखते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। मस्जिद में कोई भी काम रहता है जाके रंग पेंट करते हैं, ऐसी कोई गलती नहीं हम लोगों। और उन लोगों का संरक्षण में हम रहते थे, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं हिंदू मुसलमान का काफ़ी आपसी प्रेम यहाँ पे हमेशा शुरू से रहा है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो उस प्रेम को, जो उस गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म कर रहे हैं? वो ख़त्म कर रहे हैं तो दंगाई लोग, जो प्रोसेशन में आया वही लोग न किया होगा, और कौन कर सकता है। यहाँ पर पूरा आवाम हम लोग के साथ में है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। पेंटर साहब छोड़ के आज तक इस उम्र में किसी ने हमको गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किया, इतना प्रेम से रहते थे। हिंदू मुस्लिम में जिस तरीके से इस बार झगड़े हुए हैं, जिसका परिणाम आपके बच्चे की जान चली गई, इसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर समाज में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे तो हमारा देश, हमारा बिहार ही आगे बढ़ता है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरह की नफ़रत फैलाते हैं और जिसके वजह से दंगे होते हैं और मासूम लोगों की जान जाती है? उस लोगों के सर तो उस लोगों की तो फांसी हुई तो अच्छा रहे। जैसे हिंदू मियाँ से हम लोग से क्या उससे दुश्मनी, कोई हमें उसका खाते नहीं, उसका हम पीते हैं, उससे तो उससे है नहीं। अगला आदमी आम आदमी का चलते लड़ता है, 2 को, तीसरा को मौत हो जाता है। नहीं हम किसी चीज़ में लड़ाई झगड़ा में किसी चीज़ में नहीं कि आप पूरे गांव में पूछ सकते हैं सर, किसी से हमारे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे पास में 1 कट्टा खेती है, बस 2 रूम है, बस इसी में राज मिस्त्री काम करते हैं और खेती कुछ करते हैं, उसी में बाल बच्चों को पोषण करते हैं। 2 माँ बाप मेरा बूढ़ा बूढ़ी है बस। और हम सरकार से ही चाहते हैं कि 1 बच्चा तो मेरा चल गया, 1 बच्चा का मेरा नौकरी मिल जाए, बस वही हम आग्रह करते हैं और कुछ नहीं। सर, लेकिन आपने जैसा कहा कि DM और SP ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बात और उनके जो आंकड़े हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 लाख मुआवजे की बात कही है मृतकों की, लेकिन वही DM और SP ये कह रहे हैं कि एक भी इंसान की मौत नहीं हुई है।
हमारे सूत्रों से पता चला है कि एक बच्चे की भी इस दंगा में गोली लगने से मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं सर आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं लोगों से। नहीं, आंकड़ा छुपाने का तो जग जाहिर है, मीडिया में भी आया हुआ है। पहाड़पुरा में बड़ी दरगाह के पास नोक झोंक हुआ था दो समाज के बीच में दंगा के दूसरे दिन। तो उसमें कहाँ से गोली चली, प्रशासन के स्तर से चला या आपस में चला या कैसे चला, उसमें एक बच्चे को सर में गोली लग गया। उसके प्रति भी हमको श्रद्धा है कि छोटा बच्चा जिस समाज का हो वो बेचारा मारा गया। तो उसको तो मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री ने खुद बात भी किया उनके परिवार से, और जो मुआवजा था उनको पहुंच भी गया है। कल का न्यूज़ ABP न्यूज़ में हम देख रहे थे कि बाजार समिति में एक बॉडी मिली है। तो इक्का दुक्का मामला सामने आया है। तो इतने बड़े घटना में अगर एक दो मामला हो जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं होना चाहिए था, कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है तो वो लौट के तो आएगा नहीं। प्रयास किया जा रहा है कि अब कोई ऐसा मामला नहीं हो। गुलशन कुमार के बड़े भाई को किसी समुदाय विशेष से कोई रोष नहीं है। वो ये कहते हैं कि हिंसा में मेरा भाई तो मर गया, लेकिन हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये हिंसा जल्द रुके और अब किसी भी व्यक्ति को उसका भाई या बेटा ना खोना पड़े। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दंगे में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका अधिक नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि दोनों पक्षों की दुकानें जली हैं, लोग मरे हैं। ऐसे में आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम में, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो शांति रहें, क्योंकि अगला किसी का जान न जाए। क्योंकि मेरा चला गया तो वापस तो आ गया नहीं, फिर अगला क्यों नुकसान में जाएगा, अगले का कोई नुकसान ना हो। अपने नॉर्मल लाइफ में रहें, शांति व्यवस्था से रहें। जो निर्दोष पकड़ा रहा सर उस पर क्या किया जाए, वो अनुसंधान का विषय है। अगर कोई निर्दोष होगा तो उस पर अवश्य जांच करके उनको मुक्त किया जाएगा। सर क्या मैसेज दे रहे हैं सर सद्भावना मार्च के माध्यम से? शांति, भाईचारा और सब लोग आराम से रहें, नॉर्मल रहें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपको कोई कठिनाई नहीं है। सर अब तक क्या कार्रवाई की गई है सर इसको? चलो उसके बाद में पूछ लीजिएगा। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों की तकलीफ़ों को सुना, किस तरीके से लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, इस स्थिति में नहीं है कि वो ठीक से बात कर पाएँ। ऐसी स्थिति बिहार शरीफ जैसी स्थिति बिहार के कई इलाकों में हुई है, सासाराम में भी हुई है, कई और ज़िलों में भी छिटपुट घटनाएं देखने को मिली हैं और देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। देश का गृह विभाग क्या कर रहा है और राज्य सरकार क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल हम आप जैसे आम नागरिक, आम जनता को मिल के सोचना है कि जो नेता या जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं और जिससे भड़क के इस तरह के दंगे होते हैं उन पर कैसे रोक लगाई जा सके। आपको ये हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस तरह की और ग्राउंड रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।